आपको पता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अपडेट नहीं किया गया था, तो अपडेटेड पीडीएफ है, ठीक है ना। जिसका पुराना पीडीएफ रहेगा तो कुछ नया लिखा रहेगा तो लिख लेना है, समझ आ गया। तो लेट्स स्टार्ट क्लास। सुई रहा है, अरे सुई रहा है, पीछे सुई रहा है, मोतियाबिंद नहीं है ना। चलो यार ध्यान, पॉलिटी कौन सी बढ़ेंगे, शुरुआत से पॉलिटी है, अब बहुत सारा पेज लिया गया है, ठीक है। चलो यार ध्यान दो, राय व्यवस्था, राज व्यवस्था है ना, यानी पॉलिटी पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, ठीक है, किसी भी देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है, किसी भी देश को चलाने के लिए, है ना, नियम कानून के अंतर्गत व्यवस्था जो किया जाता है, उसी व्यवस्था क्या बोलते हैं, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। तो सभी देश को चलाने के लिए अपना अपना व्यवस्था किया जाता है, ठीक है ना। तो उससे उस देश का राज व्यवस्था कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। और पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान, और पॉलिटी मतलब व्यवस्था, राज व्यवस्था। तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन यानी भारतीय राज व्यवस्था पढ़ेंगे, व्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थात देश यानी राज चलाने के लिए भारत के देश पॉलिटी में देश को राज बोलते हैं। तो भारत देश को चलाने के लिए सभी नियम एवं कानून एवं व्यवस्था का चर्चा जिस पुस्तक में होता है उसे क्या बोलते हैं, संविधान बोलते, संविधान बोलते, संविधान परिभाषा बोलेगा। तो किसी भी देश को चलाने के लिए सभी नियम कानूनों एवं व्यवस्थाओं का चर्चा जिस पुस्तक में किया जाता है, जिसके अंतर्गत रहकर उस देश के सभी लोगों को काम करना पड़ता है ना, उस पुस्तक को संविधान क्या बोलते हैं, संविधान क्या बोलते हैं, संविधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, समझ गया ना। तो पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। हम लोग के देश के राष्ट्रीय पुस्तक अम्बेडकर, तो गीता होता नहीं बोलते ना, संविधान है, क्या है, संविधान क्या है, संविधान। अब यहाँ ध्यान दो, आप पढ़ेंगे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, पुराना संविधान ब्रिटेन, दुनिया का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन, और दुनिया का सबसे पुराना एवं और लिखित संविधान ब्रिटेन जो लिखित है, क्या है, पुराना तो हमें करता है, वो लिखित है यानी लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पर नियम पर, कानून पर, परंपराओं पर चलते हुए आ रहा है। तो ये सभी जो है विकसित देश में, कम जनसंख्या वाला देश में और पढ़े लिखे देश में वो लिखित चल सकता है। भारत में जो है वो लिखित चल सकता है, यहाँ तो लिख भी दिया तो बस बदमाशी करता है, मानवे नहीं करता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर दोस्त तब मानता है। तो ये ब्रिटेन कहाँ पर है, ब्रिटेन। और दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका। और अमेरिका में गणतंत्र यानी संविधान लागू हुआ 1789 में दुनिया का पहला गणतंत्र देश अमेरिका, दुनिया पहला गणतंत्र देश अमेरिका। अच्छा, दुनिया में सर्वप्रथम गणतंत्र घोषित किया गया था बिहार के लिच्छवी, बिहार के लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य। अनुच्छेद के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका, और अनुच्छेद लिख दिए हैं। तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है। हम लोग के 395, 300, अमेरिका में 7 गो है। एकदम खुश, अमेरिका में रहते 7 अनुच्छेद याद कर लेते, एकदम बल्ले बल्ले हो जाता, ठीक है ना। तो 7 अनुच्छेद है अमेरिका में। चूंकि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, यानी सभी देशों को अपना अपना खुद का नियम कानून बनाने का, सभी राज्य को 50 राज्य है ना, तो सभी राज्यों को, सभी प्रांतों को अपना अपना खुद का नियम कानून, संविधान बनाने का आज़ादी मिला हुआ है। इसीलिए अमेरिका जो है, पूरा अमेरिका का जो है, यहाँ भारत में क्या है, 28 गो राज्य है, 8 केंद्रशासित प्रदेश है, सबका भाषा अलग है, बोली अलग है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है,
खान पान अलग है, यहाँ जनजाति भी है, यानी सबके ध्यान को ख्याल में रखा गया है, सबके ख्याल में रख के संविधान लिखा गया है। इसलिए इतना बड़ा हो गया है। अमेरिका में राज को दे दिया, सब अपना अपना राज अपना व्यवस्था कर लो, खाली हम कंट्रोल कैसे करेंगे वो लिख दिया है। तो अनुच्छेद के आधार पर दुनिया से छोटा संविधान कौन है? अमेरिका। मात्र 7 गो है। कौन सी है? 7 गो है। समा गया है ना। और दुनिया का सबसे छोटा संविधान, अनुच्छेद नहीं बोलेगा, अनुच्छेद नहीं बोलेगा, डायरेक्ट छोटा संविधान तो मोनाको, यह अनुच्छेद 96 गो है। बट जो शब्द लिखा हुआ है वह शब्द अमेरिका छोटा है, 3814 ही शब्द है। तो अनुच्छेद में छोटा अमेरिका और शब्द के आधार पर मोनाको, शब्द नहीं भी बोलेगा तो छोटा मोनाको, छोटा मोनाको। अगला, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, विश्व सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। भारतीय संविधान में भाग 22 और गिनती करेंगे तो 25, 4 के ए, 9 का ए, 9 का बी, 14 ए, तो 4 गो बढ़ गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 22 और 4 26, लेकिन 7 रद्द हो गया है तो 25। तो बताओ भाग की संख्या कितना है? 22, लेकिन गिनती गिन लेंगे तो 25 कितना। और भारत में अनुच्छेद कितना है? 395, 300। फिर बफ हो रहा है, बफ क्या लिख रहा है? समर खान कहाँ बफ हो रहा है? माने को चर्च से नगड़ जाएगा फट लिखे कोई लगा अपना पढ़ लो, इधर खाली बी लिखता है, उसका एफ 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 भर दे, एफ 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 बफरिंग भी लिखे ना। अब की गुंडा बनेगा रे? यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं? तो अनुच्छेद 95 है, लेकिन गिनती गिनेंगे तो 450 से अधिक हो जाएगा। और भारत और सूची 12, तो भाग कितना हुआ? 22, अनुच्छेद 95 और अनुसूची 12, और भाग 7 जो है वो रद्द हो गया है। और भाग 7 को रद्द किया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956। अब भाग 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भाग 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश, 8 गो यूटी यूनियन टेरिटरी। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। तुम लोग को 22 भाग याद करवाए थे, याद करवाए थे ना? 22 भाग याद करवाए थे, पूछ लो कि नहीं याद है? पूछे? चलो खड़ा के बोलो को, तो सबके साथ नहीं पूछेंगे, खाली हाँ 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 करेगा। बोलो कौन खड़ा है? 22 बोलेगा। और कौन है? 2 गो है। 22 भाग खड़ा है बोलना है, जल्दी बोलो। जामे कहेगा ए बंदरी बोल, कितना और बोले? नहीं बोलते हैं, जब मौका मिलता तब बोल देते हैं, खाली हाँ हाँ क्या कर रहा है रे? 22 भाग बताओ। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तक। भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 7 समाप्त। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 पंचायती राज, 9 के नगर पालिका, 9 के भी सहकारिता। भाग 10 तो देश के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासक 10 में, किसमें? 10 में। और 11 केंद्र संबंध, 11 केंद्र संबंध, 12 तो वित्त संपत्ति संविदा एवं बाद, वित्त संपत्ति संविदा एवं बाद। और भाग 13 में वाणिज्य व्यापार समागम, वाणिज्य व्यापार समागम। भाग 14 में केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 14 के ए में
अधिकरण 14 के में, अधिकरण 15 में, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भाग 15 में, निर्वाचन आयोग भाग 16 में, भाग 16 में SC ST, क्या ना, या कमजोर वर्ग के लिए विशेष उपवन, क्या ना, विशेष उपवन, जैसे SC ST का आरक्षण, एंग्लो इंडियन का आरक्षण, क्या ना, यानी कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण, कोई विशेष वर्गों के लिए आरक्षण 16, राजभाषा 17, हिंदी राजभाषा है, भाग 17, अनुच्छेद 343, आपातकाल 18, ओ से आपातकाल, ओ से 18, भाग 19 में मिसलेनियस यानी विविध अर्थात परिकीर्णन, और भाग 20 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, भाग 21 में अस्थायी उपवन, अस्थायी उपवन और संक्रमण, कौन चीज संक्रमण, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। हो गया है, हो गया है, पहला बोलेगा तब ये ना सर इसमें थोड़ा फास्ट चलिए, हाँ फास्ट चलेंगे, हम भूल जाते हैं, क्या क्योंकि रिविजन में अच्छे है, ये तो पता। भाग 1 से 4, 1 से 4, संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1, भारत जो है इंडिया, इंडिया 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 डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, अर्थात इंडिया जो कि भारत, जो कि भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में इंडिया डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद किसी भी विदेशी भूमि को या किसी भी जिता हुआ भूमि को भारत का अंग बनाना है तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद किसी भी जीते हुए भूमि को, विदेशी भूमि को भारत का अंग बनाना तो अनुच्छेद 2, जल्दी दो भारत में मिलाओ, तो अनुच्छेद 2 पाकिस्तान को भारत का अंग बनाना है, अनुच्छेद 2 बोलेगा बना लो, बांग्लादेश को बनाना है अनुच्छेद 2, श्रीलंका बनाना है अनुच्छेद 2, नेपाल को बनाना है अनुच्छेद 2, अमेरिका को बनाना है अनुच्छेद 2, चीन को बनाना है अनुच्छेद 2, पूरा देश को अपना बना लेना है, पूरा दुनिया को बना लेना है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद, तो बाहर में तोड़ फोड़ करेंगे तो अनुच्छेद 2, और इसी के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है, सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग कौन, अनुच्छेद, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद, सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं थे, सिक्किम में अलग राजवंश था, चोंगयार राजवंश था, लेकिन जब चीन जो है तिब्बत पर आक्रमण किया था तो सिक्किम भी डर गया कि गल्लो, तो सिक्किम भी भारत के साथ मिलने का प्रस्ताव रखा था, तो सिक्किम जो है 25वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य के रूप में भारत में मिला था, फिर बहुत अच्छा लगा था, तब फिर बोला परमानेंट मिल जाते हैं, फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत के 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया, पता है क्या ना। अब देश के अंदर करेंगे तोड़ फोड़ तो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद, देश के अंदर ही नया राज्य बनाना है अनुच्छेद 3, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ अनुच्छेद 3, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ अनुच्छेद 3, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ अनुच्छेद 3, तो देश के अंदर ही ठीक है ना नाम परिवर्तन करना है, ठीक है ना, सीमा परिवर्तन करना है, यानी बाउंड्री परिवर्तन करना है, नए राज्यों का निर्माण करना, तो अनुच्छेद 3 अनुमति देता है, और ये अनुच्छेद 2 या 3 ही में जो भी किया जाएगा ये साधारण बहुमत से किया जाएगा, ठीक है ना, ये साधारण बहुमत से किया जाएगा, और इसे 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये बात लिखा हुआ अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद किसी देश को हड़प लेना है अनुच्छेद 2, तो उतना सोचेंगे साधारण, है ना, बहुमत से हड़प लेंगे, ठीक है ना, ऐसे संविधान संशोधन भी नहीं करना पड़ेगा, संविधान संशोधन भी नहीं माना जाएगा, साधारण बहुमत से क्या करेंगे, हड़प लेंगे। आज़ादी, अब देखो आज़ादी के समय भारत में देशी रियासत लगभग 562 था, यानी भारत आज़ाद हो गया था, लगभग बोल दिया है ना, भारत आज़ाद हो गया है, फिर भी कौन चीज, फिर भी देश में
राजा राजवाड़ा लगभग 562 को, ठीक है ना, 562 को। तो सभी को मिलाकर फिर देश का एकीकरण करना था, एक करना था। तो सबको कहा गया था, जब संविधान बन रहा था तो उस समय कहा गया था, ठीक है ना, कि जिसको जिसको पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में मिल सकता है, जिसको भारत का ही अंग बनना है भारत में ही रह सकता है, या जिसको स्वतंत्र रूप से अपना चलाना है राजपाट चला सकता है। ये अंग्रेज बोल दिया था। तो 4 को बनवासी किया था, एक कश्मीर बनवासी किया था, 3 को बनवासी किया था, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। तो ये तीनों को, ठीक है ना, सुलझा कर, ठीक है ना, सोच कर, जैसे भी हो साम दाम दंड भेद सब अपना कर ये तीनों को भी भारत का अभिन्न बनाए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए भारत के एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये लोहा तरह खड़ा था, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए ये भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था। इसलिए एकता दिवस 31 अक्टूबर किसके बर्थडे के रूप में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे के रूप में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं जम्मू कश्मीर को भी भारत का अभिन्न बनाया गया है। थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना, धुंधला दिख रहा है ना, कल से नहीं दिखेगा, थोड़ा इसको हम स्कैन कर देंगे। स्कैन नहीं किए था आज, ठीक है ना, स्कैन नहीं किया हुआ इसलिए दिखता होगा। ऐसे कैमरा में ठीक दिख रहा है, वो फिलहाल में थोड़ा दिखता होगा। कैमरा में चकचक दिख रहा है, कैमरा है ना। तुम्ही लोग का मुँह कितना बकलोल रहता है, सेल्फी लेता देखो कितना सुथर लगेगा, नहीं लगता है? मुँह रहेगा ना बान और सेल्फी लेगा तो बन जाएगा कौन चीज? ऐश्वर्या ना यहाँ ए बंदर, अरे यहाँ ध्यान दे बानर। तो जम्मू कश्मीर रियासत को विलय किया गया था 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था विलय पत्र के माध्यम से बनाया गया था 26 अक्टूबर 1947। उस समय जम्मू कश्मीर के शासक थे राजा हरी सिंह। वही के सिग्नेचर वही के थे, सिग्नेचर के भारत में मिल रहा है। फिर आया जूनागढ़। क्या आया था? जूनागढ़ जो थे ना, यह गुजरात में है और पाकिस्तान से टच में है, बाउंड्री मिलता है। जूनागढ़ के जो शासक थे वो थे ना महावत खां थे। तो इसको ये पाकिस्तान प्रेमी थे, तो ये बोलता था हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन जनता जो था वो बोल रहे पाकिस्तान में मिलवे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पहुँचे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोला ऐसे ना होगा, जनता का ही वोट सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए जनमत संग्रह कराया जाए। और सिंपल बात, जनमत संग्रह कराया गया है तो 99% वोट मिल गया किधर? भारत में मिलने प्रस्ताव मिल गया है, ठीक है ना। यानी जूनागढ़ को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था जनमत संग्रह के द्वारा। और अभिन्न अंग का बना था नवंबर 1947। और महावत खां जो है भाग गया, फरार हो गया था कि मेरा क्या हुआ कहा लिया। तो महावत खां भाग गया पाकिस्तान। कहाँ भाग गया था? और महावत खां के पास एक कुत्ता था, कुत्ता को लेकर भी भाग गया। लेकिन पत्नी को भारत में भूल गया था, पत्नी को भारत में छोड़ दिया था, भूल गया था, कुत्ता नहीं भूला था, ठीक है ना। अगला, हैदराबाद रियासत को किस आधार पर भारत का अभिन्न बनाया गया था? पुलिस कार्रवाई। पुलिस कौन सा ऑपरेशन द्वारा? ऑपरेशन पोलो। और कब बनाया गया था? सितंबर 1948। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, क्या ना, जूनागढ़ को जन्म संग्रह के माध्यम से और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा। अब यहाँ देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। अब जब भारत एक हो गया था, फिर जो है भारत में दूसरा जो है ना, दूसरा प्रॉब्लम उत्पन्न होता है
वो क्या होता है, भाषाई आधार पर राज्यों का डिमांड होने लगता है। अब भारत के अंदर ही भाषाई आधार पर नया नया राज्य का डिमांड होने लगा था। तो उसी के जांच के लिए कि भाषाई आधार पर नया राज्य बनाना सही है गलत है, तो उसी के क्या ना आधार पर जो है बहुत सारा कमेटी बनाया गया था। पहला कमेटी था एसके धर कमेटी, की लिख रहा है रविकांत, यहाँ ध्यान दो। एसके धर कमेटी, एसके बताओ, एसके धर कमेटी का गठन किया गया था जून 1948। एसके धर कमेटी जून 1948 रिपोर्ट दिया दिसंबर 1948 और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का बात को नकार दिया था। विरोध क्या क्या किया था और ये बोला था कि भाषाई आधार पर बनाना अभी सही बिल्कुल नहीं है, अभी प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन राज्य फिर भी विरोध, राज्य क्या किया, तो जब ये रिपोर्ट दिया था तब और विरोध उत्पन्न हो गया था, नहीं भाषाई आधार का मांग और बढ़ गया था। तो फिर अपनी जो है आला कमेटी आता है JVP समिति, JVP समिति, जय से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पटाभी सीतारमैया। ये JVP समिति में 3 लोग, कितना लोग, 3 लोग शामिल थे। कब बनाया गया था, दिसंबर 1948। रिपोर्ट कब दिया था, अप्रैल 1949। और ये भी पूरी तरह से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के बाद को नकार दिया, क्या किया था, नकार दिया था। तो और जो है मांग तेज हो गया है कि अब तो चाहिए, क्या ना, से बच्चा को कुछ मांग रहा है, बोलेगा नहीं देबो तो और गरजने लगेगा, फिर बोलेगा नहीं देबो तो और गरजने लगेगा, न गरजता है, लौटने लगेगा नचुआ में, क्या ना। तो मांग और तेज बढ़ गया था, क्या ना। और ये मांग शुरू हुआ आंध्र प्रदेश, कहाँ से हुआ था, क्योंकि पहले मद्रास में तमिलनाडु भी आते थे, मद्रास प्रांत में पहले तमिलनाडु भी आते थे, आंध्र प्रदेश भी आते थे। तो तमिलनाडु तमिल बोलने वाला और आंध्र प्रदेश तेलुगु बोलने वाला। और फिल्म भी देखना, साउथ में फिल्म बनेगा ना, तो तमिल और तेलुगु पर फिल्म बनेगा, बॉर्डर पर मार होगा बहुत। साउथ में फिल्म अभी भी है, तमिल और तेलुगु में इधर जाएगा तू मारेगा, इधर जाएगा तू मारेगा, अभी फिल्म बनता है, ठीक है ना। तो तेलुगु का जो है, तेलुगु ला बोल रहा, हम तमिल के साथ रहबे नहीं करेंगे। तमिल वाला अपने आप को सबश्रेष्ठ समझता है, तमिल जो है तेलुगु को उतना भाव नहीं देता है, इस तेलुगु का मांग बढ़ गया था, ठीक है, तेलुगु का मांग बढ़ गया था। तो उसी में एक तेलुगु के स्थानीय नेता थे, क्या ना, तो पूरा नाम था पोट्टी श्रीराम उल्लू, पोट्टी श्रीराम उल्लू। तो आंध्र प्रदेश के स्थानीय नेता थे पोट्टी श्रीराम उल्लू। और ये बोला था जब तक जो है भाषाई आधार पर तेलुगु वालों को अलग प्रांत नहीं मिलेगा तब तक हम आमरण अनशन करेंगे। और 56 दिन बढ़ गया आमरण अनशन पर, सरकार नहीं सुना, मर गया आमरण अनशन पर। 56 दिन आमरण अनशन करने पर क्या हुआ, मर गया। अब जब कोई नेता मर जाएगा तो समर्थन छोड़ेगा। उसके बाद पूरा एकदम जो है विरोध होने लगा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के गाली पड़ने लगा था, ठीक है ना। यानी पूरी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध होने लगा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू घबरा गए थे और उसी समय घोषणा किए थे कि आंध्र प्रदेश को है ना तमिल से अलग कर तेलुगु के आधार पर एक नया राज्य बनाया जा रहा है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953। तो भाषाई आधार पर गठन होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 गठन कर दिया गया था, 1 अक्टूबर 1953। और गठन करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आयोग का गठन किया था। बोला था फिर से जांच करो कि भाषाई आधार पर क्या ना राज्य गठन करना अब सही है कि नहीं। तो वो आयोग था फजल अली आयोग या फजल अली समिति। और फजल अली समिति में कितना मेंबर, 3 मेंबर फजल अली खुद, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और फजल अली आयोग बनाया गया था अक्टूबर
तिरपन 1953 आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दे दिया है। उसके बाद फेरली को बनाया गया था अक्टूबर 1953 में, जो रिपोर्ट जाके दिया था अक्टूबर 1956 और फैजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। इसीलिए फैजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं। तो फैजल अली आयोग गठन अक्टूबर 1953 और राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसी को बोलते हैं कि अक्टूबर 1953 ना अरे फैजल अली आयोग बोलो या राज्य पुनर्गठन आयोग बोलो। अक्टूबर 1953 फैजल अली आयोग रिपोर्ट दिया था 1956 या राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट दिया था 1956 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, अधिनियम कानून बन गया, एक्ट बन गया 1956 और ये बोला था अब जो है भाषाई आधार पर राज्यों गठन कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और फैजल अली आयोग बोले थे 14 को राय बनाया जाए और 6 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला, इस प्रकार भाषाई आधार पर गठन होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब 1 अक्टूबर 1953 और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम या रिपोर्ट आया था तो फिर आंध्र प्रदेश को 1956 में मान्यता दे दिया गया था। ठीक है ना, अगला, आंध्र प्रदेश को भाषाई के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना और राज्य पुनर्गठन आयोग जुलाई 1956 में पास किया गया था। ठीक है ना, और इसके अनुसार यानी फैजल अली आयोग पास हो गया 56 में, इसी के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश गठन का बात किया कहा गया था। ठीक है ना, अब आओ अब फिर वही लिखा है फैजल अली यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर, सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन बोलेगा फैजल अली आयोग गठन कब हुआ 1953 या ऐसी बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कब हुआ 1953, आयोग गठन बोलेगा 1953 लेकिन रिपोर्ट बोलेगा 1956। फैजल अली अपना रिपोर्ट कब दिया 1956 या फैजल अली अधिनियम कब है 1956 या फैजल अली अधिनियम को ही कहा गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो 1956 अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और गठन पूछेगा तो 1953, अधिनियम बोलेगा 1956, रिपोर्ट बोलेगा 1956, गठन 1953, अधिनियम 1956, रिपोर्ट 1956। समझ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं आप कौन कौन राज्य गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश के बाद बम्बई प्रांत में पहले महाराष्ट्र भी था और गुजरात भी था। तो महाराष्ट्र वाला मराठी, अब देखो मराठी लोग बनवासी नहीं करता है, मराठी लोग अभी भी बनवासी कर रहा है, तो उस समय तो और बनवासी करता होगा। मराठी लोग अभी बनवासी नहीं कर रहा है, मराठी लोग अभी भी बनवासी करता है, तो उस समय बनवासी करता होगा। तो उस समय मराठी लोग गुजराती कोई जते नहीं देता था, यानी गुजराती भाषा बोलने वाला कोई जते नहीं देता था। तो गुजराती लोग मांग क्या हमरो चाहिए, आंध्र प्रदेश के बनाया है अलग राज्य भाषाई आधार पर, तो हमको भी चाहिए भाषा आधार पर अलग राज्य। तो फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ही गुजरात को बम्बई प्रांत से अलग किया गया। कब किया गया? कब किया गया था? 1 मई 1960। इस प्रकार बम्बई प्रांत को तोड़कर भाषाई आधार पर 2 प्रांत, एक गुजरात एक महाराष्ट्र, गुजरात बोलने वाला गुजराती और महाराष्ट्र बोलने वाला मराठी। 1960 1 मई 1960। नागालैंड का गठन 1963, नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1966, हिमाचल प्रदेश 1966, हिमाचल प्रदेश 1966, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, मेघालय 72, मणिपुर 72, त्रिपुरा 72, सभी 21 जनवरी। मिजोरम का
1987 और अरुणाचल प्रदेश का 1987 और गोवा का भी 1987 क्रम में पहले मिजोरम 20 फरवरी को, फिर अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को, लेकिन पहले मिजोरम, उसके बाद 30 मई को गोवा। तो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 1972, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987, लेकिन इससे पहले सिक्किम पढ़ा चुके हैं। सिक्किम को कौन सी हरियाणा बना 1971 में, सॉरी, अच्छा हिमाचल प्रदेश 1971 और हरियाणा 1966 कर लेना, है ना। पंजाब से अलग होकर तो हिमाचल प्रदेश 1971, हरियाणा 1966। अब सिक्किम के बारे में पढ़ा चुके हैं। सिक्किम को पहले शाह राज्य का दर्जा दिया गया था और शाह राज्य का दर्जा 25वां संविधान संशोधन 1974, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन, है ना, 1975 और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अब आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर आएंगे तो गोवा तक पहुँच गए हैं, है ना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप लोग का, तो फिर आएगा आप लोग का छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ किया गया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उसके बाद फिर झारखंड को अलग किया गया था बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस प्रकार झारखंड देश का 28वां राज्य बना था और 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश अलग करके। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है, ना। तो चलो पूछ लेते, तब बोले पूछते हैं। बता, आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मिजोरम 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975 22वां राज्य, और मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी 28वां राज्य, और तेलंगाना 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश अलग करके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट लिखल है ना। गोवा के बारे में कुछ पॉइंट लिखल है। गोवा देश का 25वां राज्य बना था और गोवा जो है पहले ये यहाँ पर पुर्तगाली कब्जा था। पहले भारत पुर्तगाली आए थे और बाद में पुर्तगाली गए थे, तो पुर्तगाली को मुक्त करवाए थे गोवा को ऑपरेशन विजय द्वारा। भारतीय सेना जो है जल थल वायु तीनों द्वारा कार्रवाई किए थे पुर्तगालियों पर ऑपरेशन विजय। पुर्तगालियों को गोवा को छोड़कर भागना पड़ा था और गोवा मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को मुक्त हुआ था। कौन ऑपरेशन द्वारा? ऑपरेशन विजय। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 19 और गोवा को मिला था केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। लेकिन गोवा को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था 12वां संविधान संशोधन 1962। मुक्ति मिला 1961 और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 12वां संविधान 1962। लेकिन गोवा को राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा तो 30 मई 1987 इसीलिए गोवा राज्य दिवस 30 मई, मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और गोवा राज्य दिवस 30 मई। इस प्रकार गोवा जो है भारत का 25वां राज्य, 22वां
सिक्किम 22वां, सिक्किम 22वां, सिक्किम 23वां, मिजोरम 24वां, अरुणाचल प्रदेश 25वां, गोवा और 26वां, छत्तीसगढ़ 27वां, उत्तराखंड 28वां, झारखंड 29वां, तेलंगाना। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये गोवा पढ़ लिए हैं, थोड़ा यहाँ देखते हैं और देखते हैं। और गोवा को 25वां राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था। अब 56वां संविधान संशोधन द्वारा ही दमन एवं दीव को भी, दमन एवं दीव को ही नया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 1987 में दिया गया। पुडुचेरी पर अधिकार था फ्रांसीसियों का, और फ्रांसीसी लोग पुडुचेरी को छोड़ के गए 1954 में छोड़ के गए थे। तो पुडुचेरी को पुनः केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 14वां संविधान संशोधन 1962 और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को और दमन एवं दीव को दादर नगर हवेली के साथ मर्ज कर दिया गया था 26 जनवरी 2020। इस प्रकार इतना चीज होने के बाद वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब पढ़ेगा भाग 2। क्या पढ़ेंगे? भाग 1 पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत? अरे भाग 2 पढ़ेंगे, भाग 3 भी है, भाग 4 भी है, सब आ गया ना? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 और हम लोग के देश में कौन सी है? एकल नागरिकता। हम लोग के देश में एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता। एक नागरिकता कहाँ लिए? ब्रिटेन। एक नागरिकता कहाँ लिए? ब्रिटेन। और कानून कौन बनाता है? संसद। नागरिकता संबंधित सभी नियम कानून को बनाता है? संसद। कौन बनाता है? और पहली बार कानून बनाया गया था 1955, जिसे कहा जाता है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1900 पहली बार संसद द्वारा नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया था 1955 में। इसी के द्वारा जो है कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा डिसाइड किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 और बार बार इसी में संशोधन किया जाता है ना। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किस भाग को है ना सबसे जटिल भाग कहा था? भाग 2 नागरिकता। भाग 2 नागरिकता जटिल इसलिए कहा था, किसको नागरिकता देना है, किसको नागरिकता नहीं देना है, किस आधार पर देना है। जैसा भी देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, CAA आया था, विरोध हुआ था, है ना। यानी सब भारी लोचा है, बड़ी जटिल बात है ना। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाग 2 को सबसे जटिल का, सबसे है छोटा बट जटिल है। कौन सी है? जटिल है, ठीक है ना। इसके आधार पर भी चुनाव आयोग देखो बिहार में आराम जांच करेंगे वोटर ID कार्ड का, है ना। बड़ी जटिल है ना। इसके आधार पर नेता भी फायदा उठा लेगा, जनता भी फायदा उठा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने का 5 विधि है। 5 नागरिकता लेने का 5 विधि। पहले जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर यानी भारत में जन्मे सही बच्चा जिनके माता पिता भारत का नागरिक हो, तो हम लोग भारत के नागरिक हैं। बताओ तुम लोग यहाँ जितना लोग भी हो, ऑनलाइन में जितना भी लोग हो, सभी को नागरिकता को आधार पर मिला है। जन्म के आधार पर जन्म लिए हैं भारत में, माता पिता भी भारत के है तो भारत का नागरिक। हाँ, तुम जन्म भारत में ले लेता, माता पिता भारत के नहीं रहता, तब नागरिकता नहीं मिलता। समझ आ गया ना। तो जन्म के आधार पर, जन्म के दूसरा वंश के आधार पर, यानी तुम्हारा जन्म भारत में नहीं हुआ है, तुम्हारा मम्मी पापा भी भारत का नहीं है ना,
लेकिन तो दादा परदादा कोई भी भारत का नागरिक रहा तो उस तुम्हारा वंश जो है भारत का था, यानी वंश के आधार पर भी तुम्हें नागरिकता मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। समझ आ गया ना? जैसे सानिया मिर्जा शादी कहाँ किया है? पाकिस्तान में। कहाँ किया है? पाकिस्तान में। सानिया मिर्जा शादी कहाँ किया है? पाकिस्तान में। तुम लोग योग था ही नहीं, पाकिस्तान में योग था। सानिया मिर्जा सानिया, लेकिन सानिया मिर्जा जो है पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, यानी वो अभी भी भारतीय नागरिक है। तो उसका बेटा बेटी जो होगा उसके पास ऑप्शन रहेगा, अगर वो चाहेगा भारत की नागरिकता लेना तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं आराम से, वंश के आधार पर। चाहेगा ना भिखारी में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, तो वहाँ रह सकता है। समझ गया? वंश के आधार पर, वंश के। जैसे प्रियंका चोपड़ा शादी कहाँ किया है? अमेरिका में निक जोन्स से किया है, ठीक है ना? तो उसका भी बेटा बेटी को आज़ादी होगा, ठीक है ना, भारत की नागरिकता लेने का, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। फिर है पंजीकरण, पति है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। जैसे सचिन के साथ कौन भाग के आ गया है? सीमा। जब सीमा अब भारत की नागरिकता चाहेगी तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा, और पंजीकरण होने बाद तुरंत न मिल जाता है ना? इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना है। इन्हें क्या आए कल भारत के नागरिक बन गए रजिस्ट्रेशन करवा के, और परसों बम फोड़ के भाग गए ना। पहले 7 साल रहो, लगातार भारत में रहना पड़ेगा, तब देखेगा कि लगता है अभी भारत से घुल मिल गया है, अब दिक्कत नहीं करेगा तो नागरिकता दे दिया जाएगा। समझ गया है ना? और अगला है देशीकरण। देशीकरण यानी तुम कोई भारत में आया है और भारत में ही बस गया है, भारत में ही रह रहा है, लंबा समय से रह रहा है, भारत का सम्मान भी कर रहा है, भारत के भाषा भी सीख गया है, भारत के संस्कृति भी सीख गया है ना, भारत के लिए ही काम कर रहा है, यानी देश से वो हिल मिल गया है, देशीकरण हो गया, देशीकरण हो गया है। तो इसके आधार पर भी भारत की नागरिकता मिल जाएगा, है ना? लेकिन इसके लिए आपको 11 साल भारत में रहना पड़ेगा। ऐसी आधार पर मदर टेरेसा को भारत के नागरिकता दिया गया था। और अर्जित भूमि, अर्जित तो अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? अनुच्छेद 2 बोलता है किसी भी विदेशी भूमि को जीत के भारत में मिला सकता है। पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे तो सब पाकिस्तानी अपने आप हो जाएगा इंडियन, ना हो जाएगा, क्या ना? सभी चाइना को, सभी चमगादड़ को भारत में मिला लेंगे, चाइना भारत में मिला लिए, सभी चमगादड़ क्या जाएगा? इंडियन। क्या जाएगा? इंडियन। क्या जाएगा? तो अर्जित भूमि के द्वारा भी नागरिकता मिलता है। पहले क्या हुआ? जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, पांचवा अर्जित भूमि। ये 5 आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन छीनने का 3 आधार, छीनने का दे दिया, इसका मतलब नहीं कि तू अमर हो गया है, छीना भी जा सकता है। तो छीनने का आधार 3, छीनने का आधार 3 है। क्या है? 3 है। एक आपका क्या है? एक है तुम जो है खुद से भारत की नागरिकता त्याग कर दिया है, खुद से त्याग कर दिया है कि भारत से हम नागरिकता त्याग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बिहार में जो दिन दहाड़े जो है बिना में उसको गोली मार देता है, हमरो मार देगा तो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, नेता लोग फिर झूठे बोलता है, ठीक है ना, फालतू मुकदमा फंसा देता है, पुल टूट जाता है, ट्रेन पलटी मार देता है, आतंकवादी हमला कर देता है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, त्याग करते हैं। तो तुम स्वेच्छा से त्याग कर सकते हो, या तुम त्याग नहीं किया है और तुम दूसरे देश के, अन्य देश के नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो अपना देश का गया। जैसे सानिया मिर्जा पाकिस्तान का नागरिकता जैसे लेगी तो इंडिया का नागरिकता गया, समझ गया ना। प्रियंका चोपड़ा अमेरिका नागरिकता लेगी तो भारत का नागरिकता गया, यानी लटकनी तो ट्रैक्टर के पीछे में लिखा रहेगा। बच्चा लोग ट्रैक्टर पीछे में लटक जाता है, लटकता ना है।
अब नहीं लटकता है, पहले सब दम पर लटकता था, ट्रैक्टर के पीछे लटक जाता था, ट्रैक्टर वाला पीछे लिख देता था, लटकनी बेटा तो ज्ञानी बेटा। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा देश के नागरिकता में लटका तो भारत का नागरिकता गया। तो स्वेच्छा त्याग कर दो, या किसी देश की नागरिकता ले लो, या सरकारें तुम्हारा भगा देगा। यानी तुम देश विरोधी काम कर रहा है, संविधान विरोधी काम कर रहा है, ठीक है ना, देश विरोधी, संविधान विरोधी, चाहे सरकार विरोधी। सरकार विरोधी करेगा तो कोई दिक्कत ना है, सरकार विरोध करते रहो। देश विरोधी, संविधान विरोधी, या दुश्मन देश के साथ दे रहा है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है और तुम कह रहा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो नागरिकता छीनेगा ना, पहले खड़िए सबके बाहर देगा, ठीक है ना, समझ गया ना। यानी तुम देश विरोधी काम करेगा, संविधान विरोधी काम करेगा, दुश्मन देश को साथ देगा, तो तुम्हारा नागरिकता भारत सरकार छीन लेगा, अल्लाह त्याग भी देगा, ठीक है ना। तो छीनने 3000, छीनने के 3000, पहले स्वेच्छापूर्वक, दूसरा लटका तो गया, और तीसरा सरकार द्वारा छीन कर। अब यहाँ ध्यान दो, नागरिकता संबंधित सभी नियम कानून का बनाता है संसद, पढ़ा चुके हैं। और भारत पाकिस्तान नागरिकता एक नागरिकता कहाँ से लिया? ब्रिटेन। कहाँ से लिया? ब्रिटेन। और भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार 1955 कौन बनाया है? तो संसद। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में, संविधान जब शुरुआत हो रहा है तो कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, यह शुरुआत में डिसाइड किया गया था। वह अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 6 में क्या था? जब विभाजन के समय कितना लोग पाकिस्तान से भारत आ गया था, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद आएगा तो नागरिकता नहीं मिलेगा। इन संविधान बनने से पहले जिसको भारत में आना है पाकिस्तान को छोड़कर, वो आ सकता है। ये बात लिखा हुआ था 6 में। कितना लोग क्या किया था? भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में फिर आया उसको, पाकिस्तान तो बर्मा से भी करता है। पाकिस्तान जब उसको मारा, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान से पुनः कहाँ गया? भारत। कहाँ गया है? तो यहाँ ध्यान दो, तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चल गए हैं ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, यानी गलती से पाकिस्तान चल गया है, पाकिस्तान है हमारा ठीक है, भारत से चल गया पाकिस्तान, फिर ज्ञान प्राप्ति हुआ, नारी पाकिस्तान अच्छा ना है, चल भारत चल, तो संविधान बनने से पहले लौट गया है तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। यह भाग 7 समझ गया ना। यानी पाकिस्तान से भारत आया तो भाग 6, भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से भारत चला आया तो अनुच्छेद 7, अनुच्छेद, पाकिस्तान से भारत आया अनुच्छेद 6, और भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर भारत लौट आया अनुच्छेद 7। पाकिस्तान में खड़ी रहता है इंडियन की, अन्य देश में भी रहता है। तो अन्य पाकिस्तान को छोड़कर अन्य विदेशी देश में, यानी विदेश में भ्रमण कर तथा नौकरी करने वाले भारत का नागरिकता समाप्त नहीं होगा। यह लिखा था अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में नो एंट्री, 9 में यानी विदेशी नागरिकता लिया, अपना देश का नागरिकता गया तो 9 में नो एंट्री, 9 में दूसरा देश का नागरिकता लिया तो अपना देश की नागरिकता में नो एंट्री, तो 9 में नो एंट्री, 9 में नो एंट्री, यानी वही लटकनी तो गई, लटकनी तो लटका तो गया इन 9 में। किसमें? और 10 में क्या है? भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करे, संविधान विरोधी कार्य नहीं करे, तब तक बना रहेगा। जहाँ काम किया 10 में कर देंगे, बस 10 में कर देंगे, यानी संविधान विरोधी देश विरोधी काम नहीं करना है। जहाँ किया संविधान विरोधी देश विरोधी काम तो 10 में कर देंगे, बस 9 में नो एंट्री है, 10 में बस। 11 क्या बोलता है? 11 बोलता है नागरिकता संबंधित सभी नियम कानून संसद बनाएंगे, संसद बनाएंगे, तो कानून बनाएंगे संसद। और यह जिम्मेदारी दिया गया गृह मंत्रालय को, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, पंजीकरण करवाना नागरिकता के लिए तो गृह मंत्रालय में करवाएंगे। यानी हमारे घर में रहेंगे तो गृह मंत्रालय से क्या लो? गृह मंत्रालय से क्या लो? परमिशन लो, ठीक है ना। अगला आप पढ़ेंगे CAB, तो फुल फॉर्म
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। लेकिन इसे पास कर दिया गया था। जब कोई पास हो जाएगा तब बनेगा अधिनियम। क्या बनेगा? जब पास हो जाए तो क्या बनेगा? अधिनियम यानी एक्ट। अधिनियम यानी तो एक्ट बनेगा तो बिल हो जाएगा, एक्ट बिल हो जाएगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब CAB लोकसभा से पास हुआ था 9 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा में पास हुआ था 10 दिसंबर 2019 को। अंतिम बारिश था राष्ट्रपति का सिग्नेचर करने का। राष्ट्रपति सिग्नेचर किए थे 12 दिसंबर 2019 को। इस प्रकार CAB हो गया पास। CAB हो गया पास और CAB पास हो गया तो बन गया CAA। बिल बन गया एक्ट। बिल बन गया एक्ट। बिल बन गया एक्ट। और कब बना था? यानी यह बिल एक्ट लागू कब हुआ था? 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया था और पूर्ण रूप से लागू यानी पूरा भारत में लागू 11 मार्च 2024। इसके द्वारा कहा गया था कि 5 देश, 5 है ना, अच्छा सॉरी 3 देश, 3 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक यानी भारत में जो रह रहा है उसको कोई दिक्कत ना है। भारत में जो भी रह रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बाहर देश को बोला था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वहाँ कौन होगा? तो वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा? हिंदू, मुस्लिम। मुस्लिम ना बेला, मुस्लिम तो वहाँ बहुसंख्यक है। हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये जो अल्पसंख्यक था इसके बारे में कहा गया अगर ये भारत आते हैं और भारत की नागरिकता लेते हैं तो मात्र 7 वर्ष के स्थान 5 वर्ष लगेगा। 7 वर्ष पंजीकरण में 5 वर्ष, 7 वर्ष लगता है, 5 वर्ष में हो जाएगा। और इसके अलावा और कोई लोग भी आता है तो उसे जो है 7 वर्ष, कितना वर्ष? अगर देशीकरण के द्वारा आएगा तो 11 वर्ष और पंजीकरण के द्वारा आएगा तो 7 वर्ष लगेगा, ये कहा गया है। तो क्या इसमें भारत के लोगों को कुछ क्षति था? लेकिन फिर विरोध पूरा किया गया था। समा गया है ना? अब सुनो, अब तो ये पढ़ लिया हम लोग, क्या ना। अब पढ़ेंगे NRI। NRI फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंटियल इंडियन। नॉन रेसिडेंटियल इंडियन यानी पासपोर्ट धारक जो विदेश में है, पासपोर्ट है भारत का लेकिन इंडिया में नहीं रह रहा है, रह रहा है विदेश में। क्या ना, जैसे स्टूडेंट वगैरह हो जाता, पढ़ने चल जाता है, बिजनेसमैन वगैरह को बिजनेस करने चल जाता है, तो पासपोर्ट कहाँ है? भारत का, लेकिन रेसिडेंट भारत का नहीं है, रह भारत में नहीं रह रहा है, निवास कर रहा है कहाँ पर? विदेश में। उसे बोलेंगे NRI। क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट इंडियन। दूसरा PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के। जैसे पढ़ता है क्या ना, कल्पना चावला भारतीय मूल के थी, क्या ना। आप लोग पढ़ते हैं वेलेंटिना टेरेस्ट्रो, सर तू कौन थे बीच में सवारी देते रही थी? सुनीता विलियम्स। तो भारतीय नहीं थी, भारतीय मूल की थी। आप लोग पढ़े होंगे कि 2019 में अभिजीत बनर्जी को और शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भारतीय थे, भारतीय मूल के, यानी उनका खानदान बोला और वंश बोला भारत में था, वो भारत का नागरिक नहीं है। तो भारतीय मूल यानी PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक। मूल मतलब जड़, मूल मतलब जड़िया भारत में था, भले ही फूट के जो है टहनी दूसरा देश से चल गया है, जड़िया कहाँ था? भारत में। समझ गया? अगला OCI यानी OCI फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया यानी भारतीय नागरिक था लेकिन अब नहीं है। अब मूल कुछ है नहीं, भारतीय नागरिक था लेकिन अब यानी ओवरसीज हो गया है। ना बोलता ओवर हो गया तो ओवरसीज हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाग 3 मौलिक अधिकार शुरू करें। चला आ जाओ। मौलिक अधिकार जल्दी जल्दी निकलेंगे।
मौलिक अधिकार जल्दी नहीं निकलेंगे, बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है और सभी को पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, ठीक है ना। नहीं बोला रे, 2-3 को ब्लॉक मार देंगे। कोई जनसुराज कर रहा है, कोई आरजेडी कर रहा है, यहाँ वोट मांगे रहा है, यहाँ वोट मांगे ले लिए, ब्लॉक मार देंगे, चल जाएगा भितले, अब फिर जाके खरीदेगा बेच, समझ आ गया है ना। पढ़ना लेना कुछ ना, तुम्ही लोग ऐसा जो बढ़ रहता है, इसलिए बिहार पीछे। यहाँ पर बैल की कमी ना है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में का आरजेडी और जनसुराज और जदयू कर रहा है बैल कमी का। सुधर जाओ, 2 लोग को देख लिए हैं, ठीक है ना। अगला बार कमेंट आया पक्का ब्लॉक हो जाओगे, डाल चल जाओगे भीतर, लटकनी तो गए नहीं, एक बार मौका दे दिए, ठीक है ना। जीके जी मस्ती से बेच छीन लेंगे ना, क्या नहीं बेच छीन लेंगे, ठीक है ना। याद ध्यान दो। सुनो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनुभाग 3 मौलिक मूल अधिकार, मूल अधिकार कोई बोलते मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में। मूल अधिकार किसमें है, भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से 35 से भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया था। भाग 3 यानी मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, अधिकार पत्र क्या होता है, अधिकार पत्र पहली बार मैंने कार्टा का प्रयोग किया गया इंग्लैंड में, कहाँ किया गया, इंग्लैंड में, कहाँ किया गया, जिसमें किसानों को लिखित रूप से वहाँ के राजा जॉर्ज मेजर ने कुछ अधिकार दिए थे और वो अधिकार 1215 में दिया था, लिखित रूप से दिया था, जिसे मैंने कार्टा कहा गया था। फिर आओ यहाँ पर, है ना, मौलिक अधिकार का मांग पहली बार कौन किए थे, बांग्लाधार तिलक। मौलिक अधिकार का पहली बार मांग कौन किए थे, बांग्लाधार तिलक। कौन सा प्रस्ताव के द्वारा, सौराय के द्वारा, कब किए थे, 1895। तो मौलिक अधिकार का मांग सर्वप्रथम बांग्लाधार तिलक के द्वारा सौराय के माध्यम से 1895 में ही किया गया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 के नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसी अधिवेशन कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। ऐसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। तो महात्मा गांधी बोले थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं, याद रखना है बोला, ठीक है ना। आगे अगला है मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति जैविक किप्लानी, मौलिक अधिकार उप समिति जैविक किप्लानी। उसी प्रकार अल्पसंख्यक समिति का भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति एस सी मुखर्जी। और क्या ना, मौलिक अधिकार अपनाया गया था अमेरिका से। मौलिक अधिकार हम लोग कौन देश से लिया है, अमेरिका से। अब मूल कर्तव्य रूस से, कुछ कर्तव्य है, ये हंसना कर्तव्य है, उधर हंस रहा है पगली, पढ़ा रहे इधर, हंस रहे उधर। तुम लोग का मूल कर्तव्य यहाँ पढ़ना, जितना पढ़ा उतना सुनाना, कर्तव्य भूल जाएगा। ही हंस रहा है, मार अभी खींच के तमाशों ने मार देंगे खींच के तमाशा, तब ने हंसेगी बल कह के। यहाँ ध्यान दे, मौलिक अधिकार कहाँ लिया गया, अमेरिका कहाँ लिया गया है। और मौलिक अधिकार को ही कहा गया है मैग्ना कार्टा। यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त है, जैसे जन्म लिया वैसे मूल अधिकार मिल गया है। छठियरियों ने हुआ है, अब मूल अधिकार मिल गया है। कौन सा अधिकार जन्म से मिल जाता है, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार।
और मूल अधिकार राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक। सरकार के लिए राज्य के नकारात्मक है। सरकार सोचेगा तो अधिकार छीन ले, लेकिन मौलिक अधिकार बोले खबरदार, क्या ना? तो राज्य के लिए सरकार के नकारात्मक है, लेकिन हम लोग के लिए नागरिकता के लिए सकारात्मक, नागरिक के लिए पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? चूंकि अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे हनन होने पर, क्या ना? आगे मूल अधिकार को, क्या ना, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान रद्द नहीं, निलंबित क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त करेगा? पूर्ण रूप से समाप्त करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। कुछ टाइम के लिए निलंबित कर दिया, सही है, ये समाप्त नहीं कर सकता है। और मूल अधिकार में संशोधन कौन करेगा? संसद। और कोई भी संशोधन संसद करेगा। कौन करेगा? चाहे नागरिकता हो, मूल अधिकार हो, सब संसद। कौन करेगा? संसद। लेकिन मूल अधिकार समाप्त कर पाएगा? कोई नहीं, कोई। अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद, और हाई कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 226 के द्वारा जाएंगे, 26 के द्वारा जाएंगे। मूल अधिकार बाध्य योग है? हाँ, बाध्य योग है, मानना पड़ेगा सभी को, सरकार को ही मानना पड़ेगा। मूल अधिकार न्याय उचित है? हाँ, न्याय उचित है। हनन होने पर डायरेक्ट न्यायालय जाएंगे, न्याय उचित है। क्या न्यायालय द्वारा संरक्षित है? हाँ, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। लेकिन डीपीएसपी बाध्य योग नहीं है, न्याय उचित नहीं है, संरक्षित नहीं है। उसी प्रकार मूल कर्तव्य क्या नहीं है? मौलिक कर्तव्य भी बाध्य योग नहीं है, न्याय उचित नहीं है, संरक्षित नहीं है। उसी प्रकार प्रस्तावना भी बाध्य योग नहीं है, न्याय उचित नहीं है, संरक्षित नहीं है। केवल बाध्य योग, न्याय उचित, संरक्षित मौलिक अधिकार है। समझ गया? चला आगे बढ़ते हैं। अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कितना था? प्रारंभ में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कुल 7 प्रकार का था। वर्तमान में कितना है? 6। एक तो समाप्त हो गया है, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, समाप्त कर दिया गया है। क्या संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि यह विधिक अधिकार है, बल्कि यह कानूनी अधिकार है, और यह अनुच्छेद 300 के को में है, 300 के को में है, और भाग 12 में है। और संशोधन किए थे मोरारजी देसाई, तो सब लिखा हुआ है आगे। मौलिक अधिकार जो 6 देखते हैं। पहला ट्रिक है समस्त शोध शिक्षा के उपचार। ट्रिक है 6। ट्रिक कौन नहीं करेगा? हमें इतना बोलते हैं तुम लोग कैसे याद हो गया होगा, लेकिन कितना लोग बकलोले रहता है, तो बकलोल के लिए ट्रिक, बकलोल के लिए ट्रिक है। कौन बकलोल है? कौन है? बैला। समस्त शोध शिक्षा के उपचार के लिए, तो समस्त से यहाँ ध्यान दो, सम से समानता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधो से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना? तो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता, 1922 शोषण, 23 और 24 धार्मिक, 25 से 28 शिक्षा एवं संस्कृति, 29 एवं 30 संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 अब सब पढ़ेंगे। पहले 12 से 35 तक मूल अधिकार, 12 से 35 तक। लेकिन हम लोग को जनता का अधिकार जो मिला हुआ है, वो मिला हुआ अधिकार कहाँ? 14 से लेकर 32 तक, 14 से लेकर 32 तक है, 12 से 35। बस हम लोग के अधिकार के बारे में जो लिखा हुआ है वो केवल 14 से लेकर 32 तक लिखा हुआ है। 14 से 32 तक देख लिए। अब पढ़ेंगे 12 से। कहाँ पढ़ेंगे? 12 पढ़े राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12, अनुच्छेद और 36 में भी, अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा। अब राज्य को लगा अभी नहीं बताएंगे, रिविजन है ना? और
अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में है न्यायिक समीक्षा या न्याय पुनर्लोकन। तो न्यायिक समीक्षा किसमें? अनुच्छेद 13। न्याय पुनर्लोकन अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कोई भी कानून जो पास्ट में बना हो या प्रेजेंट में बन रहा हो या फ्यूचर में बनेगा और ये हमारे मौलिक अधिकार को क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो वो कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी उस कानून को न्यायिक समीक्षा किया जाएगा, न्याय पुनर्लोकन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 13, अनुच्छेद मोस्ट VVI है। अब पढ़ेंगे समता का अधिकार या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। 14 से अनुच्छेद 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद कानून के समक्ष सब बराबर है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, अंबानी हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कानून के समक्ष सब बराबर है। यानी कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। लेकिन कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया? अमेरिका से। इसका मतलब क्या हुआ? संरक्षण का मतलब हुआ है कि अगर कानून के नज़र में सबको बराबर कर देगा तो किसी के साथ जो है ना, नाइंसाफी हो जाएगा। इसीलिए कानून बोलता है कि ट्रेन में जो है पुरुष बोगी रहे न रहे, लेकिन महिला बोगी को स्पेशल और लिखा रहेगा महिला बोगी, तो उसे खाली महिला जाएगी और पुरुष चढ़ गया है पकड़ाएगा तो फाइन लग जाएगा। तो तूने बोला पुरुष बोगी कहाँ है? ना है। महिला आयोग, पुरुष आयोग है ना है। विकलांग बोगी रहना भी चाहिए, न तो उसके अगर उसको भी हम लोग के बराबर कर देगा तो फिर वो जो है उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। इसीलिए कानून के समान संरक्षण बोलता है नहीं, जो कमजोर वर्ग है उसको जो है उसके लिए कुछ रियायता दिया जाए, कुछ जो है ना उसको सपोर्ट किया जाए, जिससे कि समान संरक्षण हो। समा गया ना? तो समाज समानता ब्रिटेन से, समान संरक्षण अमेरिका से। अब अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 बोलता है केवल 5 आधार पर जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, ये 5 आधार पर पब्लिक प्लेस में जाने से कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। केवल 5 आधार, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान। इन्हें कि तुम आतंकवादी है अगर पब्लिक प्लेस में जाइबो, आतंकवादी आधार थोड़े था, आतंकवादी पब्लिक प्लेस में जाएगा और पहले ठोक दिया जाएगा। लेकिन सरकार जो जाग लेना है ना, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर पब्लिक प्लेस में जाने से रोक टोक नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले रोक टोक किया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग को हर तरह से मंदिर है ना, मस्जिद या अथी आपका मान लो पब्लिक प्लेस से, तालाब है, कुआं है, स्कूल है ना, हर जगह उसके लिए बाध नहीं था। इसीलिए अनुच्छेद 15 में कहा गया था कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर 5 आधार पर पब्लिक प्लेस से जाने से रोक नहीं है। यानी तालाब का पानी पीना सब लोग पियो, गाँव में सब मिलकर पियो, चाहे कोई भी रहे, क्या मतलब, सब मानव है ना। शमशान में जाना है सब लोग जरो, शमशान पब्लिक प्लेस है। अरे जलना है शमशान में, जलना है तो सब लोग जरो, पब्लिक प्लेस है ना। मॉल में जाना है सब लोग जाओ, पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस में तो लूट नहीं लो मोल बाके, सब लोग जाए का अधिकार है ना। एयरपोर्ट है सब लोग जाओ, स्कूल है सब लोग जाओ, सब पढ़े है ना, पब्लिक प्लेस। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में कहा गया है आवश्यक समानता, और ये बिहार दरोगा 1275 में पूछा गया था। आवश्यक समानता, अवसर के समानता 7 आधार पर, 7 आधार पर आवश्यक समानता में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 में पहले से जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान और 2 गो और, एक तो आपका जो है उद्भव और एक तो निवास, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नौकरी में समानता है, लोक नियोजन में समानता है, अवसर में समानता है, लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ है ना। लेकिन जो कमजोर वर्ग है उसका आरक्षण दिया जाएगा, है ना। और राज्य भी अपने राज्य के लिए कुछ नियम कानून बना सकता है, जैसे डोमिसाइल बना सकता है ना। बिहार में डोमिसाइल का मांग हो रहा है, करबे नहीं कर रहा है ना। तो अनुच्छेद 16 इसी के द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा इसी में है। SC ST सबके आरक्षण चर्चा है।
अनुच्छेद 16 के द्वारा ही SC को 15% आरक्षण, ST को 7.5%, OBC को 27%। और ये आधार जाति नहीं है, आरक्षण का आधार जाति नहीं है, बल्कि आरक्षण का आधार है सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन। यानी जो हजारों वर्ष से समाज में पिछड़ गया है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उसको शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया है, शैक्षणिक रूप से पीछे रह गया है, उसी को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, समानता लाने के लिए, सबको बराबर हो जाए, उसी के लिए ये सभी वर्ग को आरक्षण दिया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में EWS को भी आरक्षण दिया गया है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आधार पर भी आरक्षण दिया गया है और 10% आरक्षण दिया गया है 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछला वर्ग, ठीक है ना, OBC के, ठीक है ना, यानी पिछला वर्ग, ठीक है ना, आयोग का गठन किया जाए। इसके लिए पहली बार आवाज उठा था 1953, इसलिए पहला पिछला वर्ग आयोग गठन 1953, पहला पिछला वर्ग आयोग गठन 1953। किसके अध्यक्षता में? काका कालेकर। बट सरकार नहीं सुना था, ये सफल नहीं हो पाया था, बट आवाज तो उठाया था ना। फिर जो है दूसरा पिछला वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1979। किसके अध्यक्षता में? बीपी मंडल, यानी विंध्यश्री पाठक मंडल। इसीलिए इसे कहा गया मंडल कमीशन कहा गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग या मंडल कमीशन गठन हुआ था 1979। और ये रिपोर्ट दिया था 1980 में ही कि भारत में इतना पिछड़ा वर्ग है, इसको कम से कम इतना आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट दिया 1980। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी, आरक्षण नहीं दिया गया था। लेकिन ठीक है ना, फिर जो 1990 में बीपी सिंह, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये वादा किए थे कि अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो OBC वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। प्रधानमंत्री जब बने थे तब 1990 में जाकर क्या मिले थे? तो OBC को पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण दिया गया था 27% आरक्षण। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग या मंडल कमीशन गठन हुआ 1979, रिपोर्ट दिया 1980 और आरक्षण मिला 1990। बीपी सिंह, प्रधानमंत्री बीपी सिंह। अब अगला, अभी से पढ़ा दिए थे SC आयोग 338, ST आयोग 338 के A, पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के B। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी प्रॉब्लम। अब 17 में कहा गया छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। अंत मतलब अंत, ये नहीं कि तुम छुएगा तो थोड़ा लिया छूट दिया हुआ है और वो छुएगा तो खाली छूटना है, कोई अपवाद इसका नहीं है। अंत मतलब अंत, यानी छुआछूत अंत, अस्पृश्यता अंत, अनटचबिलिटी अंत। चूँकि हमारे देश में अभी भी देखो मिलता है, अभी भी बहुत सारी घटना घटते रहता है जहाँ जो है निम्न वर्ग के लोग, ठीक है ना, निम्न जाति के लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। अभी बहुत सारा घटना तो लोग देखने मिलता होगा। जैसे अभी जो है एक कथावाचक थे यादव, देख लिया है। तो जब अभी इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, जब वर्तमान में अभी इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, समझ सकता है कि उस समय क्या होगा, ठीक है ना। उस समय तो जो निम्न वर्ग के लोग थे उसको, ठीक है ना, कोई अधिकार नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। बल्कि स्कूल में पढ़ना नहीं है, पब्लिक प्लेस से जाना नहीं है, ठीक है ना, पब्लिक प्लेस से जाना भी है, पीछे झाड़ू लटका लेना है, आगे जो है वो अथी ले लेना, हांडी ले लेना है कि थूकना भी नहीं है, अपना मुंह से, ठीक है ना, भगवान का नाम भी नहीं ले सकता है, लेगा तो जीभ काट दिया जाता था। यानी बहुत सारा जो है अत्याचार किया जाता था और हजारों वर्षों से अत्याचार करते आ रहा था, ठीक है ना। तो इसी को समाप्त करने के लिए जब अम्बेडकर साहब जी संविधान बनाए थे तो भारत 17 में लिख दिए थे अस्पृश्यता का अंत,
छुआछूत का अंत, अनटचबिलिटी का अंत, किसमें? अनुच्छेद 17 अनुच्छेद। और इसके लिए कानून भी बना हुआ है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 इसी का नाम बदल दिया गया है। अस्पृश्यता अधिनियम का नाम बदलकर मानव संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। अब 18 क्योंकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का, अनुच्छेद 18 उपाधियों का 14 से लेकर 18 तक कहता है समानता लाना। समानता 14 से लेकर 18 तक जितना भी अनुच्छेद रहेगा सबका उद्देश्य है समाज में समानता। समाज में कोई भी उच्च और कोई भी निम्न नहीं। अब किसी को उपाधि दे दिया जाएगा तो लगेगा समाज में कितना बड़ा आदमी रहे, ठीक है। उपाधि मिला हुआ है, बोला पहले उपाधि खत्म करो, उपाधि खत्म करो। मान लो उसको समाज में बोलेगा आई एम सुल्तान, को बोलेगा छत्रपति, को बोलेगा महाराजा धीराज, को बोलेगा सम्राट, उपाधि ले लेगा तो ना लेगा, खतरनाक आदमी रहे। उपाधि पहले खत्म करो तो सब मानव है, सब बराबर है। उपाधियों का अंत समानता लाना है ना, उपाधियों का अंत है ना अनुच्छेद 18। लेकिन अपवाद है जो जन्मजात नहीं मिला है, जन्मजात उपाधि जो मिला उसको खत्म करो तो जो शिक्षा से अपने ज्ञान से जो उपाधि अर्जित किया है, शिक्षा से उपाधि अर्जित किया है वो लगा सकता है। जैसे PhD किया है तो डॉक्टर लगा लो, है ना। डिप्लोमा भी किया है ना। IIT किया है तो इंजीनियर लगा लो, है ना। BTech भी किया है तो लगा लो, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में अर्जित उपाधि लगा सकते हैं, नाम का आगे इंजीनियर, डॉक्टर। और सेना में जो मिल रहा उपाधि मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, है ना, विंग कमांडर, अभिनंदन, तो जो मिल रहा है लगा सकता है ना, आराम से लगा सकता है ना। लेकिन अनुपाधि नहीं, अनुपाधि नहीं। अब है ना इसी का द्वारा कहा गया है कि जिसको भारत रत्न भी मिलता है वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लिखेंगे, है ना। मिला है तो तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो गया है, इसी के द्वारा कहा गया, इसी के द्वारा अंत किया गया है। पहले देखना तुम लोग जब SP DM वगैरह निकलता था उसके गाड़ी में लाइट लगा रहता था, लाइट रमलेट लाइट, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा। देखा है? अब देखो लाल पीला हरा रहता है, लाल पीला हरा खत्म कर दिया है। बोला कहा गया है SP DM तुम भी जो है ना जनता के सेवक है, कोई बड़ा थोड़े है कि थोड़ा अलग दे रहे कुई 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 करते हुए और लाल पीला हरा करते हुए। लाल पीला हरा दिखाता है कि तुम लगता है, कोई लगता है महाराजा उतर गया है, तो ये समानता का विरोध कर रहा है। इसीलिए लाल पीला हरा लाइट को खत्म कर दिया गया है। अब लाल पीला हरा लाइट केवल एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस रहना जरूरी है। अरे कोई मर रहा है तब बचेगा तो ना, पहले समानता, पहले बचने के लिए समानता कहाँ से? तो एम्बुलेंस में केवल लाइट दिया गया, लाइट दिया गया है। अब प्रधानमंत्री का है ना जाए ओखरों में लाल पीला हरा नहीं रहेगा क्योंकि ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करता है, क्या ना। आगे अगला ये रहा, क्या ना। अब यहाँ संपत्ति का अधिकार के हम जानते हैं जो अनुच्छेद 31 में था और 19 के F में था, उसे भी हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, हम बताए थे कि जिस प्रकार मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था उसी प्रकार अनुच्छेद 19 में भी 7 अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक को हटा दिया गया जो 19 के F में अनुच्छेद 31 में आता था, 1978 में हटा दिया गया था। अब अनुच्छेद 19 में कितना है? तो अनुच्छेद 19 में 6 हुआ, क्या हुआ है? 7 से हो गया 6, 7 से हो गया। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी, भाषण की आज़ादी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, सभा करने का, सम्मेलन करने का, संघ बनाने का, संगठन बनाने का, भारत में घूमने का, है ना, भारत में बजाने का, व्यापार करने का, है ना, और मीडिया की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता, यह सभी 19 में। और 19 के 1 में, 19 के 1 में हम जानते हैं अनुच्छेद 19 से लेके कहाँ तक? 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी 19 से 22 तक में जितना भी बात कहा जाएगा
सबका एक ही मकसद रहेगा, ठीक है ना, सभी का एक ही मकसद रहेगा, व्यक्ति का स्वतंत्रता, व्यक्तियों का स्वतंत्रता का बात करेगा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19 में बोलने का, विचार का, अभिव्यक्ति का, सभा का, सम्मेलन का, संघ बनाने का, संगठन बनाने का, घूमने का, फिरने का, बसने का, व्यापार करने का, ठीक है ना, स्वतंत्रता है। मीडिया का, प्रेस का, झंडा फहराने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है ना। अब इसी में देखेंगे, इसको कई भाग में बांटा गया है। 19 के, एक के ए, एक के बी, एक के सी, एक के डी, एक के ई, एक के एफ खत्म, एक के जी, है ना, बांटा गया है। तो अनुच्छेद 19 के एक का ए बोलता है विचार एवं व्यक्ति का स्वतंत्रता, एक का है विचार एवं व्यक्ति का स्वतंत्रता, है ना, भाषण की स्वतंत्रता 19 के एक के में। अब थोड़ा विचार को सुनकर, भाषण को सुनकर लोग इकट्ठा हो गया है, तो सभा एवं सम्मेलन करेंगे। सभा एवं सम्मेलन 19 के एक के बी, 19 के एक के बी, सभा भी हो गया है, सम्मेलन हो गया है, भीड़ बहुत ज़्यादा लग गया है, तो पार्टी बना लिए। क्या बना लिए? पार्टी बना लिए है, पार्टी बना लिए, जीके जीएस मस्ती पार्टी। तो पार्टी बनाए, क्या बनाए? तो संगठन बनाने का स्वतंत्रता 19 के एक के सी। फिर पार्टी बनाने काम नहीं चलेगा, अब जनता का दिल जीतना पड़ेगा, तो उसके लिए बिहार जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो, बिहार जोड़ो यात्रा, प्रगति यात्रा निकलता है, तो हम भी निकाल दिए हैं, क्या ना, बिहार जोड़ो यात्रा, यानी भारत के अंदर भ्रमण करने की स्वतंत्रता 19 के एक के डी, कहीं भी भ्रमण कर सकता है। अब भ्रमण किए हैं, तो मान लो चल गए गोवा, गोवा में बड़ी मजा आया, गोवा वाला बीच के पर अब फोटो खींच कर मजा आ गया, अब यहाँ रहेंगे, यहाँ, क्या ना, यानी देश के किसी भी क्षेत्र में बसने का स्वतंत्रता 19 के एक के ई में। आप कहीं बस गए हैं, संपत्ति जमा करेंगे, संपत्ति का बेयादी था लेकिन खत्म कर दिया है, संपत्ति जमा नहीं कर सकता है, क्या ना, अवैध रूप से, लेकिन व्यापार एवं जीविका के लिए क्या व्यापार कर सकता है, जीविका के लिए दुकान चला सकता है, व्यापार कर सकता है 19 के एक के जी में, एक के जी में, समझ गया ना। अब अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? अनुच्छेद 20 बोलता है भैया अभी भी देखते हैं डीएम के आगे एक पुलिस का जीप रहता है, आवाज देता है, पहला लाइट थोड़े होता है, हम लाइट की बात किए, आवाज नहीं देगा कि कुछ आ रहा, खाली करके रास्ता रखो, आवाज देता है अलग बात है, क्योंकि उसको जल्दी कहीं जाना है, जिससे कि कहीं पर कुछ घटना घटा तो उसकी घटना को जल्दी जो है कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है ना। लेकिन लाइट थोड़ा देता है, लाइट देता है, आवाज देवन करे, आवाज नहीं देगा। अब तो बाइक में भी पो 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 है, तब हटा दे, एक्सीडेंट कर देना, ठीक है ना, गया भाल है। हम लाइट के बारे में बोले थे, यहाँ सुनो, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 तो अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 20, यानी तुम अपराधी है, तुम गलती किया है, फिर भी कोर्ट बोलेगा तुम्हारा अधिकार है कि तुम सिद्ध करो कि गलती नहीं की है, ठीक है ना। कोर्ट क्या बोलेगा? तुम सिद्ध करो गलती नहीं की है, अगर सिद्ध कर दे गलती नहीं की है तो बाइज्जत भरी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अपराधी को भी अधिकार मिला हुआ है, अपराधी को भी दोष सिद्ध करने का अधिकार मिला, 3 अधिकार मिला हुआ है। पहला, एक गलती का 1 सजा, एक गलती के 1 सजा, एक गलती के एक गलती किया तो केवल सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि गलती कर दिया है उसके लिए सजा मिल गया है, तो 2 साल के बाद पुलिस आएगा, बोलेगा तुम उस दिन गलती किया है ना, फिर चल जेल, औकात ना है। एक गलती का 1 सजा, एक गलती का 1 सजा ही दिया जाएगा, समझ गया ना। सजा भी उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, यानी उस गलती का उस समय सजा का आधार क्या है, उसी के आधार पर। ऐसा नहीं कि 2025 में गलती किए हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए सजा था 5 साल, और 2020-30 में सजा उसके लिए हो गया कितना, मौत की सजा, तो 2030 से बोलेगा तेरा मौत देवो ना, 25 में था 5 साल, 5 साल सजा दिया जाएगा, समझिए। गलती भी उस समय के कानून के हिसाब से, है ना। और दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कह सकता है,
तूने फिल्म में देखता होगा, फिल्म में जो है ना, जो पुलिस होता है वो अपराधी को पकड़ के दम भर सोटता है, सुताया देगा बर्फ पर और दम मारेगा, बोले बता गलती किए हम, बोलो कि हम गलती किए हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना, वो फिल्म में होता है, ठीक है ना, क्योंकि स्वयं के खिलाफ गवाही दिया जाएगा तो वो बाज नहीं होगा, क्योंकि वो तो डर से पुलिस वाला डरवा के गवाही दिवा दिया है, तो बाज नहीं होगा। इसलिए देखना, तुम्हें पुलिस वगैरह में जाएगा ना, पुलिस वगैरह में जाएगा, को अपराधी को पकड़ेगा, ठीक है ना, खास करके महिला अपराधी को पकड़ेगा, तो महिला लोग ठीक करेगा, जाके कोर्ट में जाके बोल देगा कि हमारे साथ जो है पुलिस वाला बड़ी बदमाशी किया है, और कोर्ट वाला जज्बा थोड़ा दम बटाते, गाय बदमाशी किया है, काय लपड़ मारा है, काय थप्पड़ मारा है, कौन अधिकार दिया है, जज दम तुमको डांटेगा, ठीक है ना। इस तरह होता है, देखना तुम लोग, ठीक है ना, यानी तुमको थप्पड़ ऊपर मारने का अधिकार नहीं है, तो कोर्ट में जहाँ बोल दिया है फिर तुम्ही को जो है डांट पड़ेगा, फिर जवाब दो तुम, ठीक है ना, समझ गया ना, क्योंकि संविधान संरक्षण देता है, ठीक है। तो 3 अधिकार, एक गलती का एक सजा, सजा भी उस समय के हिसाब से, और दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के बाद नहीं किया जा सकता है। चलो यहाँ जान दो, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ता है। अगला है क्या, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्राण को, तुम अपना प्राण को भी, तुम्हें किसी का प्राण लेने का अधिकार नहीं है, खुद का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है, किसी का देह को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है, और खुद का देह का भी नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। तो लड़की लोग बोलेगी नशे काट लेंगे, वो भी सजा है, कानून की दृष्टि से वो भी गलत है, न तो दूसरा मार सकता है न तो खुद को। अभी मुस्कान मारा है ना, मुस्कान था, नीला ड्रम वाली कौन था, मुस्कान, एक कौन था, सोनम, साहिल था, ठीक है ना। ये सभी जो किया है ये कानून की दृष्टि गलत है, सजा मिलेगा, ठीक है ना, और पूरी सजा मिलेगा, समझ गया ना, क्योंकि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है। अब सुनो ए भैया, अनुच्छेद 21 में क्या है, बफरिंग हो रहा है, कहाँ बफरिंग हो रहा है, देखो हो रहा बफरिंग। अब ठीक है, चलो याद आलू, ओए बंदर याद आलू, अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण के आदि दैहिक स्वतंत्रता, है ना, जीवन का अधिकार, किसी का जीवन छीन नहीं सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत यानी खुद का, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे कैसे जिएंगे, ये खुद का स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता, गरिमा के साथ, गरिमा मतलब सोना, गरिमा नाम की लड़की है उसके साथ जीने का अधिकार है, बल का गरिमा मतलब क्या हुआ कि इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, यह नहीं कि समाज में जो है जिस प्रकार पहले जो था, कुछ लोग जो है शासन कर रहा था, कुछ लोग दबा हुआ था, नहीं, सभी को जो है गरिमा के साथ, इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जीने की आज़ादी है, ठीक है ना। अनुच्छेद 21 निष्ठा का स्वतंत्रता, निष्ठा का यानी प्राइवेसी का अधिकार, अनुच्छेद 21 सभी को प्राइवेसी का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार है। ये नहीं कि क्या तुम्हारा व्हाट्सएप को चेक करेगा, व्हाट्सएप तुम्हारा को चेक कर रहा है, क्या ना, यानी तुम्हारा प्राइवेसी का उल्लंघन किया है, अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ, ठीक है ना। अरे भैया ना होता है तो तुम्हारा व्हाट्सएप सोशल मीडिया तुम्हारे परमिशन के बिना कोई नहीं दे सकता है, तुम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तुम्हारा निजी जिंदगी में आके कोई ताक झाक नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारा परमिशन के बिना किया है यानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है, डायरेक्ट जो है कहाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कि तुम्हारा कोई रूम में झाक रहा है कि कर ही रे, है ना, यही लोग तो लला बदमाशी करता है, बलजबरी मोबाइल छीनेगा, कितना लोग दोस्तवे में, अरे वो देखे रिकॉर्ड से खोल के बलजबरी देखेगा, पता ना है कि केस करेगा तो क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो निष्ठा प्राइवेसी का अधिकार है, किसी के रूम में जाकर ताला झाँक नहीं कर सकता है, प्राइवेसी का अधिकार है, निष्ठा का अधिकार, निष्ठा का अधिकार है, समाया है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21
समझ गया। अगला, किसी का जो है गलत वीडियो गलत फोटो बना के नहीं डाल सकता है कि उसका प्राइवेसी है। पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, चल जाएगा भीतर, क्या ना। अब हाँ भीतर जाएगा। और विदेश घूमने की स्वतंत्रता, भारत घूमने के आदि अनुच्छेद 19, भारत के अंदर अनुच्छेद 19 और विदेश अनुच्छेद 21, जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का संविधान तुम्हें अब है हंस रहा है, चुने भी नहीं करेगा, यहाँ ध्यान दे। जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, वो भी मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बोलता है अनुच्छेद 21 बोलता है कि जब तो प्रधानमंत्री चुन सकता है, मुख्यमंत्री चुन सकता है, तो जीवन साथी क्यों नहीं? जीवन साथी चुनने का अधिकार है, यह संविधान देता है पावर, कानून पावर देता है, लेकिन समाज उसको गलत मानता है, समाज पावर नहीं देता है। इसीलिए जब कोई किसी को लेकर भाग जाता है तो कोर्ट जो है कोर्ट मैरिज करेगा और कोर्ट देगा पुलिस, कोर्ट देगा संरक्षण कि क्या बोला है, बोल के दिखावे कर के बोला है। 18 साल का साथ पुलिस क्या बोला है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगी, काजी काजी में तो समाज वाला क्या ना। अब यहाँ ध्यान दो, पहला यहाँ ध्यान दो, जीवन साथी चुनने का अधिकार मेन तो आपका जो है अनुच्छेद 21 है। जीवन साथी मिल गया अच्छा तो ठीक है, ना तो रोजे मरण है ना, जीवन का अधिकार छिन जाएगा। खुश कितना ऐसे देखो खाली खरा, यहाँ ध्यान दो। अगला, स्वच्छ पेयजल अनुच्छेद 21, स्वच्छ पर्यावरण अनुच्छेद 21, सरकार का दायित्व है स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जो है पर्यावरण, स्वच्छ जल है ना, ये सरकार हमें प्रदान करे, सरकार का दायित्व है। इसीलिए जल जीवन हरियाली है ना, हर घर नल जल चलाता है। अगला, सोने स्वतंत्रता, सोना मतलब क्या ना गहना ना, सोना मतलब स्लीपिंग, स्लीप सोने के आजादी, सोने के आजादी अनुच्छेद 21 यानी तुमको जो है पर्याप्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता है ना। भैया अगर तुमको हम 5-6 दिन सोने अगर नहीं देंगे मर भी सकता है, पागलपन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, है ना, दिमाग खिसक जाएगा, नर्वस हो जाएगा, मर भी सकता है। जीवन का अधिकार संकट में आ गया है, पर्याप्त सोने का आदी है, समझ आ गया ना। इसलिए कुछ सोने में तुमको हुर दे के कहेगा उठ, अनुच्छेद 32 तरह चलना सुप्रीम कोर्ट, इतना छोटा के लिए नहीं बैला, यानी 2-3 दिन सोने नहीं दे रहा है, टोर्चर कर रहा है, तब तुम्हारा अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इन्हें कि यहाँ तुम झुप रहा है, एक लाठी दे दिए हम, कहा सुतनी रे सर अभी तो पढ़ाए थे, अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा रहे बताते हैं, कुछ नहीं कर पाएगा यार। क्या ना, अनुच्छेद 21 के ए में यानी को में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या ना निःशुल्क है ना, 6 से 14 वर्ष समाप्त बच्चे को, समाप्त बच्चे क्या लीजिए समस्त कर लेना है ना, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का उसका मौलिक अधिकार है। और ये जोड़ा गया 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, है ना। और RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, और राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, आया 2009 में लागू हुआ 2010 को। और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के गठन 2010 में 2000, और ये भी अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 22 बोलता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, है ना, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण एवं निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22
गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 और निवारक निरोध अधिनियम भी 1922, गिरफ्तारी भी 1922 अनुच्छेद 22 और निवारक निरोध भी अनुच्छेद 22। यानी तुमको गिरफ्तार करने आएगा तो उस समय भी तुम्हारा मौलिक अधिकार है। क्या मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार है कि रियासत में लेने के कारण बताओ, गिरफ्तारी कारण बताओ, काहे गिरफ्तार कर रहा है, कारण बताओ, तो क्या गुनाह किया, काहे गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी वारंट दिखाओ, गिरफ्तारी कारण बताओ, ये पूछने का अधिकार है तुम्हारे पास, ठीक है ना। फिर 24 अगर गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के सामने पेश करना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसमें आने जाने समय जुड़ा हुआ नहीं रहेगा और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद का जीवन साथी, गिरफ्तार जीवन साथी खोजेगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद का वकील चुनने का, रखने का अधिकार भी है। समझ गया ना। ये अनुच्छेद 22 अनुच्छेद इसी में निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध, अगर निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है तो कोई भी कारण नहीं बताएगा, कोई भी वारंट जारी नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी जो है 24 घंटा का पालन नहीं होगा, कोई भी वकील नहीं होगा, कोई भी अपील नहीं होगा, कोई भी दलील नहीं होगा। 3 महीना के लिए अंदर ठूस दिया जाएगा, 3 महीने के लिए अंदर ठूस दिया जाएगा और लाठिया भी पड़ेगा रोज। समझ गया ना। निवारक निरोध, निवारक निरोध, चलो यहाँ देखते हैं निवारक निरोध अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीना तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकता है, नजरबंद कर सकता है। नजरबंद का मतलब क्या हुआ? देश दुनिया से तुम कट कर देगा, मोबाइल तुम्हारा बंद, फोन तुम्हारा बंद, है ना, यानी ऑनलाइन सब सेवा बंद। एगो अथी में एक जो है कमरा में, रूम में, महल में पैक कर दिया जाएगा, बाहर निकलने नहीं देगा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में यही किया गया था जब धारा 370 समाप्त कर रहा था, सब कुछ कट। अब यार ध्यान दो, निवारक निरोध अधिनियम है ना 1950 में आया था, है ना। वो आगे देखेंगे, है ना। और 69 में लागू हुआ था, लेकिन उसके तहत बहुत सारा नियम कानून है। इसी के तहत मीसा क्या है, निवारक निरोध अधिनियम के तहत मीसा बनाया गया था, कोप्सा बनाया गया था, कोप्सा, है ना। एनएसए बनाया गया था, टाडा बनाया गया था, पोटा बनाया गया था। टाडा, दादा ना टाडा, तो दादा पोटा, टाडा पोटा, पहले टाडा उसके बाद पोटा, यह सभी निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। मीसा क्या था? तो मीसा था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट आया था 1971 में और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसी द्वारा जो है इंदिरा गांधी जो है सभी विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके बिना कारण बताए 3 महीना के लिए जेल में ठूस रहा था, ठीक है। लालू यादव भी जेल गए थे, तो लालू यादव का उस समय बेटी जन्म ली थी मीसा। लालू यादव को उस समय बेटी हुई थी। लालू यादव बोला था कि हम मीसा कानून का विरोध करते हैं, इसलिए आज से हमारा बेटी का नाम मीसा भारती। लालू यादव का बेटी नाम क्या हो गया? मीसा भारती, मीसा भारती। समझ गया है ना। अगला है कोप्सा। कोप्सा एक्ट कब आया था? 1974। इसका क्या है फुल फॉर्म? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। की समझा? समझा है? सी फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना, एंड प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। यानी विदेशी मुद्रा को तो भारत में लाके स्मगलिंग कर रहा है, उस पर रोक लगाएगा। कोप्सा 1974। अगला एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। यानी अगर तुम राष्ट्र के
कानून को सुरक्षा का उल्लंघन करेगा, तुम्हारे कारण राष्ट्र की सुरक्षा को जो है दिक्कत हो गया है, देश की सुरक्षा के लिए तुम खतरा हो, है ना, नेशनल के सिक्योरिटी के लिए तुम खतरा हो, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तुम खतरा हो, तुमको जो एनएसए तुम पर क्या लागू हो जाएगा, एनएसए, और एनएसए के द्वारा भी 3 महीने के लिए अंदर ठूस दिया जाएगा। मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया था, लगाया था, मनीष कश्यप क्या लगाया था, देश विरोधी पर एनएसए लगा दिया गया था। और तमिलनाडु में एक ठूस दिया, कहाँ ठूस दिया था, कहीं भी ठूस सकता है, तमिलनाडु में के ठूस दिया था 3 महीना के लिए, ना तो वकील, ना तो अपील, ना तो दलील, समझ गया। तो एनएस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया, 1980 में, और ये अभी भी लगा हुआ है, अभी लगा हुआ, तब ने मनीष कश्यप पर लगा, अभी भी लागू, अभी भी लागू है। अगला टाडा, टाडा टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, यानी ये आतंकवादियों गतिविधियों को रोकने के लिए टाडा लाया गया, टाडा लाया गया 1950-1900, लेकिन अब ये नहीं है, टाडा हो गया दादा, अब मर गया, कितना दिन जिंदा रहेगा, टाडा हो गया दादा, दादा यानी बुढ़ारी, मर गया 1985 में, 95 में, 85 में जन्म, 95 में मर गया। अब टाडा यानी दादा, अब दादा खड़ी रहेगा, पाया पोता, टाडा दादा जो है मर गया, बकलोल का है कि टाडा यानी दादा मर गया, अब आया पोता, अब आया पोता, है ना, 2002 में, 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ठीक है ना। आगे रहने दें, कितना टाइम हो गया, अब पढ़ चुका, चलो याद जान दो, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 324 करता है। अनुच्छेद 23 में क्या है, बेगारी पर रोक अनुच्छेद 23, बलात्कार श्रम पर रोक अनुच्छेद 23, बलपूर्वक कार्य पर रोक अनुच्छेद 23, मानव का दुर्व्यवहार अनुच्छेद 23, मानव की खरीद बिक्री अनुच्छेद 23, देह व्यापार पर रोक अनुच्छेद 23, बंधुआ मजदूरी रोक अनुच्छेद 23। अब बंधुआ मजदूरी अधिनियम भी बना हुआ है, एक्ट भी बना हुआ है, 1976 कानून बना हुआ है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कल कारखाना, बंदूक का फैक्ट्री, है ना, उसका गोला बारूद पटाखा इत्यादि खतरनाक कामों में नहीं लगाया सकता है ना। आगे अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28, तो अनुच्छेद 25 से 28, 25 में क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से हमें अपना धर्म को मानने का अधिकार है, आचरण करने का अधिकार है, उसको कोई रोक टोक नहीं करेगा, है ना। अब मान लो तुम मंदिर की परिक्रमा जो है 2 बार कर रहा है, तो कोई तुमको जबरदस्ती नहीं बोलेगा, ना 108 बार करबे कर, हाँ व्यक्तिगत सोच हम 2 बार करबे, है ना, 108 बार नहीं करेंगे, यानी व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार है। तुम पूजा नहीं कर रहा है, कितना लोग आगे बोले नहीं पूजा करबे कर, तो हमारा अधिकार है, हम मन नहीं करें तो नहीं करेंगे, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तुम जो है मंदिर भी जा रहा है, मस्जिद भी जा रहा है, सच भी जा रहा है, गुरुद्वारा भी जा रहा है, सरो जा रहा है, कोई बोलेगा ना एक जगह जाएगा, ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, हाँ हर जगह जाएंगे, कोई बोलते है नहीं बोलते, है ना। कितना जो है तो कितना महिला लोग को शादी हुआ है, महिला में फैशन हो जाएगा, इतना सिंदूर करेंगे, कोई बोलेगा ना इतना बड़ा सिंदूर करके इधर से लेके इधर से इधर से लेके इधर से इधर से इधर कर ले, तो ये हमारा अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। हम जैसे करें पूरा मुहान चपोर ले, पूरा मथन चपोर ले, ना चपरे, ये हमारा अधिकार है ना, व्यक्तिगत है, कौन चीज है, पर्सनल अधिकार, पर्सनल अधिकार है। हंस रहा है ना, समझा है कि समझ गया है ना। चलो यहाँ पर तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद
और सामूहिक अधिकार 26, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता 26, यानी धार्मिक कार्य को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, अनुच्छेद सामूहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, यानी वैसा काम जो अकेले नहीं कर सकता है। अब कहीं यज्ञ करवा रहा अकेले होगा या अकेले हो जाएगा? नहीं, तो अनुच्छेद 26 सबका सामूहिक। जुलूस निकाल रहा अकेले हो जाएगा? नहीं, तो अनुच्छेद 26। दुर्गा पूजा हो रहा है तो अकेले हो जाएगा? नहीं, तो सामूहिक रूप से, तो अनुच्छेद 26। मुहर्रम पर्व मना रहा है तो उसमें भी जुलूस निकाल अकेले हो जाएगा? नहीं, तो अनुच्छेद 26। तो व्यक्तिगत 25 और सामूहिक 26, धार्मिक कार्य प्रबंधन 26 और 27 बोलता है धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री होता है। इसी के आर में बहुत बड़ा जो है घोटाला भी होता है ना। मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, तो इस पर लग जाएगा इनकम टैक्स, इनकम 30% इनकम टैक्स। तो 30 लाख लिया सरकार, 30 लाख कौन लिया है? तो तुम की करेगा? बोलेगा ना हम 1 करोड़ रुपया को दान देते हैं, आपको मंदिर में दान दे देगा। अब पुजारी कर लेगा सेटिंग, 1 लाख तुम रख लेना, 99 लाख हम। तो जहां तुमको 30 लाख सरकार को देना था, अब 1 लाख में काम चला लिया है कि धर्म के नाम पर दान दे दिए हैं। पुजारी भी खुश, तुम भी खुश, सरकार देखते रह गया है। आप कौन सी बोलिए? अनुच्छेद 27 अनुच्छेद, यानी धार्मिक कार्य के लिए जो भी धन मिलेगा वो टैक्स फ्री। क्या रहेगा? टैक्स फ्री रहेगा। ये नहीं कि भगवान आकर टैक्स देगा। भगवान बैरम बोली को इतना चढ़ावा मिला है, बैरम बोली टैक्स दो, कहाँ टैक्स देगा? ठीक है ना। आगे अब अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 सरकारी धन से चल रहे है ना संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी सरकारी स्कूल में, कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिसका उद्देश्य था धार्मिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से जिसका स्थापना किया गया वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। जैसे मदरसा उसका उद्देश्य हुआ तो दिया जाएगा, गुरुकुल उसका उद्देश्य हुआ धार्मिक शिक्षा देना तो दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। इसमें अल्पसंख्यक के अधिकार का वर्णन किया गया है। अल्पसंख्यक मतलब जिसका संख्या कम हो, भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर, ठीक है ना, लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति के आधार पर जिसका संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यक कहा गया, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोगों को उसके भाषा के आधार पर, ठीक है ना, भाषा यानी वही बोली हो गया है, लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। कितना आधार पर? भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर रोका नहीं जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर पढ़ने आ रहा है, जैन धर्म के लोग पढ़ने आ गया है या कोई धर्म के लोग पढ़ने आ गया है, तो क्या उसको रोक सकते हैं? उसके भाषा पर नहीं रोकेंगे कि तुम हिंदी बोलने नहीं आता है, तुमको नहीं पढ़ने देंगे। मराठी आ गया, मराठी बदमाशी कर रहा है, मराठी लोग आ गया है, तो उसको भी नहीं रोकेंगे, भाषा पर नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। लिपि पर नहीं रोक सकता है और संस्कृति के आधार पर नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। इसके आधार पर रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। इन है कि कट्टा लेकर आ गए पढ़बो तो मार के फाड़ देवो, कट्टा लेकर आ गया, भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति था, समझ आ गया ना, ठीक है ना। इन है केरम जो है, ठीक है ना, जो सब धर्म के लोग जो है अपना अपना चोला ओढ़ के आ गया है, हम यह चोला ओढ़ के जो है क्लास करेंगे, तो वो नहीं होगा। यहाँ भाषा है, लिपि है और संस्कृति है। सभी स्कूलों का अपना अपना जो है एक जो है ड्रेस होता है, ड्रेस में आना पड़ेगा, चाहे अंबानी का बेटा हो या गरीब का बेटा हो। स्कूल में बड़ा छोटा नहीं दिखाई दे, सब बराबर दिखाई दे, जिससे कि बच्चों का, ठीक है ना, मानसिक रूप से डेवलप हो, ठीक है ना, बड़ा छोटा महसूस नहीं करे। तो सबका एक ड्रेस कोड होता है। ये नहीं कि तुम बिहार पुलिस से चल गया, हम बिहार पुलिस की वर्दी ना पहनेंगे, हम तो अलगे वर्दी पहनेंगे, और हम जीन्स पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट ड्रेस पहनेंगे, मारेंगे चर्च ना घर जगह फट, उसका ड्रेस कोड है,
ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा, समझ गया ना। तो ये सभी जो है ठीक है ना, जहाँ ड्रेस कोड लागू वहाँ ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा, समझ गया ना। चलो आगे। तो अनुच्छेद 29 बोलता है किसी भी अल्पसंख्यक लोगों को उसके भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा अगर उसको मन नहीं किया तुम्हें यहाँ पढ़ने का। तो अनुच्छेद 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक लोगों को अपना खुद का मनपसंद जीवन साथी, अल्पसंख्यक लोगों को है ना अपने खुद का शिक्षण संस्थान स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 30 है ना। अब आ गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 बोलता है अगर किसी भी प्रकार से तुम्हारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तुम्हारे अधिकार के संरक्षण के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करेगा, जिसे पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश, मैंडामस, तीसरा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, चौथा प्रेशर, सर्टियोरी, पांचवा अधिकार परीक्षा, कुओ वारंटो। सबका मतलब क्या है? सबका मतलब है कि अनुच्छेद बंदी प्रत्यक्षीकरण में बोलता है कि बंदी मतलब गिरफ्तार व्यक्ति को, बंदी को है ना, गिरफ्तार व्यक्ति को, बंदा ना बंदी, ठीक है ना। अरे बंदी मतलब क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति हुआ, चाहे वो बंदा हो या बंदी, उससे मतलब ना है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश के यानी मैंडामस, परमादेश मतलब सबसे बड़ा आदेश, परम आदेश, यानी जब कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अपना कर्तव्य को अच्छी तरह से निर्वाह नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो जब शिकायत कर दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा परमादेश आएगा, परम आदेश आ गया है, अधिकारी अब जवाब दो, तो अपना काम अच्छा से नहीं कर रहा है, जवाब दो, परम आदेश, जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। परमादेश, कौन चीज? परमादेश। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा मामला है, ठीक है ना, जो अधीनस्थ न्यायालय के अंदर नहीं आता था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जो है फैसला सुना दिया है, तब जो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है बोलेगा रोको। कैसे सुना दिया फैसला है? प्रतिषेध लगाने के लिए, अधीनस्थ न्यायालय पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिषेध, कौन चीज? प्रतिषेध जारी किया जाता है। अगर मान लो क्या ना, उत्प्रेषण, सर्टियोरी, अगर मान लो कोई मामला क्या ना अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फंसा हुआ है, क्या ना, ठीक है ना, तो उसे ऊपर बुलाने के लिए निचली न्यायालय से अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुका है, यहाँ फैसला सुनाने से पहले रोक लगा दो, फैसला सुना दिया है, उसके बाद भी रोक लगाना है या मामले को ऊपर लाना है, तो प्रेशर, कौन चीज? सर्टी, अधिकार परीक्षा, यानी अधिकार परीक्षा जो है यह अधिकारी के खिलाफ जारी होता है। यानी कोई अधिकारी अपना क्षेत्र से बाहर जाके काम कर देता है तो कौन अधिकार से किया है, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे मान लो जमीन के काम करने का अधिकार किसके पास है? सीईओ के पास। और जमीन के मामला का क्या मामला है वो देखने का अधिकार सीईओ के पास है। और दरोगा लिया घूस, बोला चल के देख लो, बोलते देखा, ये दरोगा घूस लेके अपने फैसला सुना दिया है, ठीक है ना, डरा धमका के फैसला सुना दिया है। अगर वो मामला चल गया कोर्ट में चल गया है, ठीक है ना, तब जो है अधिकारी पर कार्रवाई होगा। ए दरोगा जी जरा इधर आबा, कौन अधिकार दिल के तोरा हो? कौन अधिकार दिया है जमीन का फैसला सुनाने के? जमीन फैसला सुनने कौन अधिकार दिया? जवाब दो। अब दरोगा का हालत खराब, ठीक है ना, अब कैसे जवाब देगा? उस समझे जवाब ना दे पाए सस्पेंड हो जाएगा, समझ गया ना। तो कोर्ट के सामने एसपी, डीएम, दरोगा सब थर करता है, समझ गया ना। तो अधिकार परीक्षा, और अनुच्छेद 33 ये नागरिक को अधिकार नहीं है, ये सेना का अधिकार दिया हुआ है। सेना, मीडिया और गुप्तचर, जैसे आपका हो गया है क्या, राव हो गया है, सीबीआई हो गया है, ये सभी का अधिकार को छीना गया है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 33 सुरक्षा के लिए। अनुच्छेद 34 में क्या है? अनुच्छेद 34 में आपका भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू,
यानी किसी भी क्षेत्र में जहां अशांति घोषित कर दिया गया है वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाएगा, यानी सेना कानून लागू हो जाएगा। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 35 में संसद मूल अधिकार को कमजोर करने के लिए नहीं, मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए नियम कानून बना सकता है संसद, कमजोर करने के लिए नहीं। 35। अब अगला अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिक को है। भारतीय नागरिक तो कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को है? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा बाकी सभी नागरिक, अरे आप पढ़ेंगे थोड़े, अलावा समझ लो, 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार भारतीयों को भी उतने हैं और विदेशियों को भी उतने हैं। समझ गया ना? और आपातकाल लगेगा, क्या लगेगा? आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये लिखा हुआ अनुच्छेद 358, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कोई भी आपातकाल लग जाए, धरती पलट जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 खत्म नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा ध्यान, अन्य मौलिक अधिकार को समाप्त करना है, निलंबित करना है कुछ समय के लिए, तो राष्ट्रपति जो है निलंबित कर सकता है। ये बात लिखा हुआ 359। समाया तो मौलिक अधिकार खत्म, मौलिक अधिकार खत्म। अब चलेंगे कहाँ पर? अब चलेंगे डीपीएसपी पर। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक छुट्टी नहीं, ठीक है ना? छुट्टी नहीं। यहाँ पढ़ो, कितना है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, बस। मूल कर्तव्य है। अभी अधिकार ले लिया, कर्तव्य कौन करेगा पालन? खाली अधिकार चाहिए, कर्तव्य पालन कौन करेगा? करो कर्तव्य पालन। चलो ये देखो, अस्मरणीय तथ्य, मरते दम तक जो तथ्य नहीं भूलेगा। देखो नींबू का